8 बार के विधायक हैं, उन्हें बीजेपी ने बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतारा। दूसरी तरफ विकास उपाध्याय हैं, एक युवा चेहरा। हालांकि समझने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं। और चर्चा की शुरुआत इसी के साथ करते हैं। हर एक तस्वीर, हर एक सीट से जुड़ी आप तक पहुंचाएंगे और तमाम मेहमानों से भी हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से शैलेंद्र पटेल जी और बीजेपी से सचिन वर्मा जी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मध्य प्रदेश से। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से बीजेपी से परेश बाग बहरा जी आपको नजर आ रहे हैं और कांग्रेस से शिव ठाकुर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत स्वागत सर। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के ही मेहमानों का रुख करते हैं क्योंकि रायपुर सीट बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहेंगे परेश बाग बहरा जी, सुनील सोनी का टिकट काटकर जब आपने बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्हें अजय विधायक कहा जाता है, उन्हें आपने मैदान में उतारा तो कई तरह के सवाल बीजेपी के ऊपर खड़े हुए थे, लेकिन क्यों आखिर जरूरत पड़ी बृजमोहन अग्रवाल को उतारने की? और इसी के साथ ओपनिंग रिमार्क की भी आपसे बात करूंगी सर। क्या कहेंगे, किस तरह से मतदाताओं से अपील करेंगे आज तीसरे चरण के लिए, क्योंकि 2 चरणों में मतदान प्रतिशत बेहद कम रहा था? देखिए, मैं सबसे पहले चुनाव आयोग का, निर्वाचन आयोग का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं जिस प्रकार की पूरी व्यवस्था उन्होंने मतदान की यहाँ पर की है। मैं सवेरे से देख रहा हूँ कि लोगों में मोदी जी के प्रति बहुत उत्साह है। लोग मतदान करने के लिए अपने घर से मोदी जी को फिर से तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने घर से निकल चुके हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि भाई सुनील सोनी जी की जगह बृजमोहन अग्रवाल जी को क्यों यहाँ प्रत्याशी बनाया गया, इस पार्टी में नीचे से लेकर ऊपर तक सब चीज़ों का मंथन होता है और यहाँ पर सिर्फ इसमें दायित्व दिया जाता है। पिछले बार भी आदरणीय सुनील सोनी जी को दायित्व दिया गया था, उससे पहले आदरणीय रमेश बैस जी को दायित्व दिया गया था और इस बार बृजमोहन अग्रवाल जी को दायित्व दिया है। और इस बार की चर्चा पूरे रायपुर लोकसभा में है कि बृजमोहन जी के प्रति जिस प्रकार से मतदाताओं का और लोगों का यहाँ पर प्यार है, प्रेम है, ऐसा लगता है कि ऊपर के जो 5 लोग पूरे हिंदुस्तान में जो मतों के अंतर से जीतेंगे, उस अंतर से आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी भी यहाँ से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और क्योंकि वो हमेशा लोगों के सरोकार से जुड़े रहते हैं, उनके दुख सुख में हमेशा खड़े रहते हैं, इसी कारण से उनके प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह और उल्लास यही तो सवाल है ना कि आपको बृजमोहन जी को उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? हाल ही में उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता और अब आपने लोकसभा के रण में उन्हें उतार दिया। नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये पार्टी का निर्णय रहता है और इसमें कहीं कोई बात नहीं है। बहुत सारे यहाँ पर कार्यकर्ता थे जो कि प्रत्याशी बन सकते थे, लेकिन पार्टी ने आदरणीय बृजमोहन जी को ये दायित्व दिया गया। इस कारण से इसमें बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शिव ठाकुर जी क्या कहेंगे सर? ओपनिंग रिमार्क, क्या अपील करेंगे? क्योंकि कम होता मतदान प्रतिशत, तीसरे चरण में बढ़े, इसके लिए क्या अपील? और इस सीट को लेकर जो कि बीजेपी का गढ़ है रायपुर, कितनी आश्वस्त है कांग्रेस? चुनौती दे रहे हैं इस बार आप इस सीट पर बीजेपी को? जी देखिए, बिल्कुल हम मतदाताओं से, वोटरों से अपील करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दें और अपने परिवार वालों को और अपने रिश्तेदारों को भी वो वोट के लिए जो है प्रभावित करें। तो हम चाहते हैं कि वोट प्रतिशत, क्योंकि अभी 2 बार वोटिंग हुआ है, उसमें ये वोट प्रतिशत गिरा है। तो रायपुर जो है, बृजमोहन अग्रवाल जी जरूर 8 बार के विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, लेकिन वो हमारे विकास उपाध्याय के पास हमारे विकास उपाध्याय जी हैं, वो राष्ट्रीय स्तर के भी नेता हैं और कई पूरे हिंदुस्तान में वो लोगों के बीच में जाकर और चुनाव प्रभारी बनकर उन्होंने चुनावी की प्रक्रिया को देखा है। पिछले बार वो विधायक थे और इस प्रकार से जनता के बीच में वो लगातार एक आंदोलनकारी नेता के रूप में उनकी छवि है। बृजमोहन जी जो है अपने क्षेत्र में ही सीमित रह गए थे। जरूर 8 बार के विधायक हैं, अपने क्षेत्र में जरूर वो लोकप्रिय थे, जनप्रिय थे होंगे, लेकिन वो 9 विधानसभा में, जो मेरी जानकारी में है कि 9 विधानसभा जो है उसमें कहीं वो ज़्यादा जाते नहीं थे, केवल अपने ऑफिस में बैठ के ही जो उनके पास आता था, मिलता था। लेकिन हमारे विकास उपाध्याय जी लगातार, चाहे वो जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है उसके, लेकिन शिव ठाकुर जी, जिस तरह से देखा जाए 9 में से 8 विधानसभाएं उनके पास हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत आपको ही ज्यादा करनी है। और अब तो मेहनत का दिन भी चला गया। अब तो मेहनत का दिन भी गया। मेहनत करने की जरूरत है। बराबर विकास उपाध्याय जी
ग्राउंड लेवल के नेता हैं, वो गरीबों के साथ भी, किसानों के साथ भी, मजदूरों के साथ भी वो बराबर जो है मुद्दा उठा रहे हैं कि बृजमोहन अग्रवाल। चलिए अब जनता उन्हें एक कितना स्वीकार करती है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद कुछ तस्वीरें जरूर ऐसी सामने आई थी, जिस महिलाओं की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां लोग ये कह रहे थे कि शायद इस बार गलती हुई है, विकास उपाध्याय को नहीं हराना था। लेकिन अब क्या लोकसभा चुनावों में उन पर लोग भरोसा दिखा पाएंगे, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए मध्य प्रदेश से भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक एक टिप्पणी उनसे भी ले लेते हैं। शैलेन जी, किस तरह से देख रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण ये 7 सीटें हो जाती हैं, और इस 7 सीटों में मामा भी हैं, महाराजा भी हैं, राजा भी हैं? देखिए 9 सीटों पे चुनाव इस चरण में होने वाला है 30 में, और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का जो मध्य भाग है उसके आसपास में ही है, ग्वालियर चंबल और मध्य भारत का हम इसको चुनाव कहेंगे। और 9 के 9 सीटों पे आप देखेंगे ग्वालियर चंबल में जो स्थिति है और विधानसभा चुनाव से लेकर अभी तक, वहाँ पर लोग बाग जो पिछली बार सांसद चुन के गए हैं वो बदलाव चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस चुनाव में जो लोग चुनाव में हैं या जिस पार्टी के लोग चुनाव में, कोई बड़ी उपलब्धि केंद्र सरकार की इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में नहीं दी है। आपने देखा होगा निश्चित रूप से कि पिछले 2 चरणों के चुनाव में जो वोटिंग प्रतिशत नीचे गिरा है, कहीं ना कहीं जो चुनावी विश्लेषक होते हैं उनका यह मानना होता है कि जब सरकार के प्रति अरुचि होती है या सरकार जो प्रेजेंट सरकार जो रहती है उसके कहीं ना कहीं बदलाव के रूप में जब आता है तो वोटिंग परसेंटेज थोड़ा गिरता है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने 370 जी, ये अपने अपने मायने हैं, निश्चित रूप से निश्चित रूप से प्रतिशत कम होने को निश्चित फायदा भी बताता है, कोई नुकसान भी बताता है। ये तो 4 तारीख बताएगी निश्चित रूप से। ये तो अपना आज विश्लेषण है, तो प्री है, हम कुछ भी सर्टन कुछ भी नहीं कह सकते। आज जितनी भी बात हम कर रहे हैं वो इस बात के लिए कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। मैं तो इस बात के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि बंसल टीवी एक सेकंड बड़ी खबर है, दर्शकों को जरा वो बता दें, फिर आपके पास लौटूंगी। मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर, सत्यपाल सिंह सिकरवार को नजरबंद किया गया है। पुलिस लाइन में उन्हें नजरबंद पुलिस ने कर दिया। मुरैना से कांग्रेस के प्रत्याशी है सत्यपाल सिंह सिकरवार, और ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि मुरैना सीट पर आज वोट पड़ रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें नजरबंद किया गया, जिसके बाद अन्य उनके जो समर्थक हैं उनकी भी तलाश पुलिस कर रही है। बहुत महत्वपूर्ण खबर है इस वक्त की मुरैना से। सत्यपाल सिंह सिकरवार कांग्रेस के प्रत्याशी, पुलिस ने उन्हें पुलिस लाइन में नजरबंद किया हुआ है और उनके जो तमाम समर्थक हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर, बिल्कुल बड़ा महत्वपूर्ण ये इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि मुरैना कोई ऐसी वैसी सीट नहीं है, और खास करके इस बार जब प्रत्याशी वहां पर मैदान में है सत्यपाल सिंह सिकरवार, काफी मजबूत दावेदार यहां कांग्रेस की तरफ से वो मैदान में हैं। उनका जो बैकग्राउंड है वो काफी मजबूत है, लोगों के बीच भी वो काफी चर्चित रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ जिस तरह की कुछ और ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं, कुछ कोई बड़ी बात नहीं है कि मुरैना से कुछ इस तरह की भी खबरें सामने आए। दीपक द्विवेदी इस वक्त जुड़ गए। मुरैना पर दोनों दलों के बीच कड़ा मुकाबला, लेकिन इस पर अपडेट ले लेते हैं। दीपक, जल्दी से जानकारी दीजिए, कांग्रेस प्रत्याशी को नजरबंद किया गया है। जी बता दूं कि तीनों ही प्रत्याशियों को एहतियात के तौर पर यहां पर बुलाया गया है पुलिस लाइन में, और सत्यपाल सिंह सिकरवार जो कांग्रेस से प्रत्याशी वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो बसपा से प्रत्याशी है रमेश गर्ग, वो भी यहां पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे की तस्वीरें देखिए, पूरी तरीके से यहां पर छावनी में तब्दील कर दिया गया और पुलिस बल यहां पर तैनात है। और अभी जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं पूरी तस्वीरें राजधानी जी बिल्कुल तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें भी देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुरैना में इस बार जो मुकाबला कहीं नहीं है, लेकिन जो प्रशासन का और जो आयोग का निर्देश है उसे करना चाहिए। नहीं, अब ये तो प्रशासन और आयोग ने जो कहा है। तो ये शिवमंगल सिंह तोमर बीजेपी के प्रत्याशी। अरे हमारे यहाँ शांति से मतदान हो रहा है, सब चीज ठीक है। प्रशासन देख सकते हैं आप, अब रहता है, सब चीजें रहती हैं। अगर उन्होंने किया है कुछ निर्णय तो उसको स्वीकार करना चाहिए, कानून की रक्षा करना चाहिए देश में। आपको कब तक रखेंगे? जब तक चाहे तब तक रखें, 5 बजे तक मतदान है। मैं तो मतदान में ही तो देर हो गई मुझे। मतदान गांव में है ना मेरा, शहर में नहीं। मतदान में देर हुई इसलिए थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं और ये शिवमंगल सिंह अभी पहुंच चुके हैं। तो कह सकते हैं कि तीनों प्रत्याशी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पूरे जो पुलिस लाइन में आप देख सकते हैं कि सभी और पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। और
एहतियात के तौर पर जो यहाँ पर हमने एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान है उनसे बात की, उन्होंने कहा एहतियात के तौर पर इन्हें मैसेज किया गया था, इसलिए यहाँ बुलाया गया है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार इन तीनों प्रत्याशियों को कब तक बिल्कुल। ये और एक बार फिर से नजर दीपक, हमारे दर्शकों को अपडेट हम दे दें कि केवल कांग्रेस प्रत्याशी को नहीं बल्कि बीएसपी और बीजेपी के प्रत्याशी जिन्हें आपने इस वक्त सुना, तीनों को ही नजरबंद किया गया है एहतियातन, क्योंकि मुरैना में कई बार कुछ अप्रिय स्थिति निर्मित हो जाती है। छावनी में तब्दील हालांकि यहां पर कर दिया गया है और एहतियातन एक कदम उठाए गए हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, मुरैना सीट पर आमने सामने कौन है? शिवमंगल सिंह तोमर बीजेपी प्रत्याशी है, सत्यपाल सिंह सिकरवार, ये दोनों आमने सामने हैं। 2000 और चलिए मेहमानों का हम रुख करते हैं, इसी सीट पर जरा चर्चा कर लेते हैं। मेहमान हमारे साथ जो जुड़े हैं, सर अपनी आप बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं देखिए, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को इस बात के लिए बंसल न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसके माध्यम से मतदाता प्रेरित होते हैं जब टीवी प्रोग्राम सुबह सुबह देखते हैं और वोट डालने आते हैं। और रही बात अभी जो मुरैना की हम देख रहे थे, किस तरीके से शिवमंगल तोमर साहब इस बात पे से हंसी चेहरे पे थी कि कहीं न कहीं राजनीति में प्रशासन आज ये ज़्यादा बेहतर होता कि उनके साथ अगर ऐसा कुछ लगता तो पुलिस के और अन्य लोगों को साथ लगाकर क्षेत्र में जाने होते। अगर प्रत्याशी को ही हम नज़रबंद कर देंगे तो चुनाव में उसका मूवमेंट कहीं ना कहीं रुक जाता। कहीं ना कहीं आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी एडेड एडवांटेज होता है, हम चाहे माने या ना माने। और किस तरीके से एक, मैं तो ये कहूँगा कि साजिशन उनको वहाँ पर बुला लिया गया, ये लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं ठीक बात नहीं है। ये बेहतर होता अगर प्रशासन और चुनाव आयोग इस तरीके से उसको लेता, संज्ञान में लेता, पुलिस की गाड़ियाँ उनके साथ लगा सकते थे, दूसरे लोग उनकी गाड़ी में बैठा सकते थे कि आप जाइए पोलिंग पे अपना काम देखिए। और कहीं ना कहीं ये खतरे को हम उस तरीके से भी रोक सकते हैं। लेकिन नजरबंद करना ऑन द पोलिंग डे मुझे नहीं लगता ये कहीं से कहीं तक उचित है। तीनों को किया गया है, बिल्कुल निश्चित रूप से मैंने तीनों कहा, मैंने ये भी कहा है विधानसभा चुनावों में भी इस तरह की कई प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया था एहतियातन सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि संवेदनशील सीटें होती है। सचिन जी किस तरह से देख रहे हैं, 9 सीटों का चुनाव है और क्या कांटे की टक्कर निश्चित तौर पर इस बार है? देखिए, मैं बंसल न्यूज़ के माध्यम से सबसे पहले तो मतदाताओं से ये आह्वान करने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले मतदान फिर जलपान। कृपया जाकर अपने वोट का जो अधिकार है उसका उपयोग करें और अधिक से अधिक मतदान जो है राष्ट्र निर्माण के लिए और मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिर से करें और अपने मतदान का अधिकार का उपयोग करें। दूसरी बात, जो ये 9 सीटें हैं, तो अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस में उदासी और उदासीनता, जब ये सीटों की जब प्रत्याशी की खोज खबर चल रही थी उस समय से ही दिखाई दे रही थी और कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे। तो ऐसी स्थिति जो है इस चुनाव में है। जो दिग्विजय सिंह हैं, जो इस बार अभी राजगढ़ से लड़ रहे हैं चुनाव, वो बाहर नहीं निकले हैं अपने क्षेत्र से। भोपाल से वो पिछली बार जब लड़े थे तो लगभग 3,62,000 वोटों से वो हारे थे और उनका आधिकारिक बयान ये है कि वो जहां जाते हैं वहां कांग्रेस के वोट जो हैं कट जाते हैं। तो ऐसे प्रत्याशी जो हैं कांग्रेस ढूंढ ढूंढ के लाई है और उन्हें ज़बरदस्ती जो है चुनाव लड़वाया गया है। उन्होंने पहले बयान दिया था कि मेरे अभी कार्यकाल के, राज्यसभा के कार्यकाल के 2 साल अभी बाकी हैं और मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, लेकिन पार्टी ने उन्हें ज़बरदस्ती जो है चुनाव में लड़वा दिया है। तो इस तरह की जो उदासी और उदासीनता कांग्रेस में व्याप्त है, हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि हमने जो परफॉर्मेंस की, जो राजनीति का मॉडल इस देश को दिया है कि जो परफॉर्म करेगा राजनीति में वही रेलेवेंट रहेगा। सचिन जी, लेकिन ये मेरा जो सवाल है वो दोनों ही दलों से, मैं आपसे भी ये सवाल लूंगी और मैं शैलेंद्र जी से भी सवाल लूंगी। हमने दिग्विजय सिंह को भी चुनाव प्रचार करते देखा और हमने रोडमल नागर जी को भी राजगढ़ सीट पर प्रचार करते देखा। एक बात जो दोनों में कॉमन लगी कि दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी उपलब्धियों का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। दिग्विजय जी जो एक इमोशनल अपील करते नजर आ रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, मेरा आखिरी चुनाव है, आप मेरे पूर्व में जो काम है उनको देखिए, इस तरह की बातें। लेकिन रोडमल नागर जी को विश्वास है कि वो मोदी लहर में जीत जाएंगे। उन्होंने क्या किया है अपने संसदीय क्षेत्र में, इस बात का जिक्र तो जरूरी है ना। क्या मोदी के चेहरे पर बीजेपी के लिए मतदाता वोट करे, यहाँ पर कांग्रेस को अगर वोट दे, दिग्विजय सिंह को वोट दे तो क्यों दे? क्या ये सोचकर कि आखिरी चुनाव है तो चलिए इनको जिता देते हैं? सर मेरा आपसे सवाल। जैसे देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो योजनाएं मोदी सरकार ने लागू की थी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला स्कीम हो, चाहे वो 11 करोड़ टॉयलेट बनाने की बातें हो, तो ये सारी जितनी स्कीम्स हैं हमारी, मैं अब स्कीम्स के पूरे नाम अगर गिनूंगा तो मेरा समय चला जाएगा। तो जो हमने सारी स्कीम्स हैं उसको लागू किया है और प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 6 लाख जो है
जी। से ज़्यादा लाभार्थी जो हैं जिनको प्रत्यक्ष लाभ इन योजनाओं का प्राप्त हुआ है। और अप्रत्यक्ष रूप में जैसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनता है, अगर आपके आसपास रोड अच्छे बनते हैं, अगर सड़क आपकी ठीक से बन रही है, आपके यहाँ अगर लाइट की समस्या का निदान किया गया है, जल नल योजना में जिस तरह से घर घर नल लगाकर और जल पहुंचाया गया है, तो इस तरह की जो योजनाएं हैं उसको लागू करना। चलिए, अब जो है, इन वो एक- योजनाओं का कितना असर होगा, कितना कुछ प्रभाव पड़ेगा, वो तो वोटर तय करेंगे। लेकिन उससे पहले इसी बीच एक और बड़ी अपडेट, एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। शिवपुरी से ये खबर आ रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया मतदान केंद्र में पहुंचे हैं। उन्होंने मतदान केंद्र का निरीक्षण किया है। बता दें कि गुना शिवपुरी सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के प्रत्याशी हैं और यहां पर सिंधिया ने वोट की अपील भी की है। देश के नागरिक अपने मत का अवश्य प्रयोग करें, उन्होंने कहा। तो प्रगति और विकास को उन्होंने कहा कि अमूल्य मत प्रदान करें। तो संसदीय क्षेत्र गुना लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी पहुंचे, जहां मतदान केंद्र का उन्होंने निरीक्षण किया। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां मतदान केंद्र पर पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया है और अपने मत का भी प्रयोग किया है। चलिए, शिवपुरी और गुना लोकसभा को लेकर बात करें। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन लीजिए और उसके बाद फिर जानेंगे यहाँ का सियासी गणित क्या है। आज लोकतंत्र का महापर्व है। भारत के विकास, भारत की प्रगति सुनिश्चित करना का केवल कर्तव्य नहीं होता, लेकिन धर्म होता है। मैं अपने सभी परिजनों से, भाई बहनों से केवल गुना में नहीं, लेकिन समूचे मध्य प्रदेश में और समूचे देश में निवेदन करूंगा कि पूर्ण रूप से संविधान में दिया हुआ यह अधिकार, इसका पूर्ण उपयोग करें कि जन जन मोदी जी के साथ देश का परचम विश्व पटल पर लहराने के लिए पूर्ण रूप से सहयोग करें। तो राजनीति में देखिए तस्वीरें किस तरह से बदलती है। 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के साथ थे, हालांकि उन्हें हार का सामना उस वक्त करना पड़ा था। मोदी लहर में हारे थे और इस बार जो है वो मोदी लहर ही उनके साथ है। हालांकि एक बार फिर से आपको बता दें, गुना की तस्वीरें देख रहे थे, अब वो मतदान केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन उनका जो क्षेत्र है जहां उन्हें वोट डालना है वो ग्वालियर है। तो ऐसे में ये भी खबरें आई कि वो शायद अपने क्षेत्र में वोट नहीं डाल पाएंगे, लेकिन देखते हैं, हो सकता है कि वो डालने पहुंच जाए। जिस तरह से पार्टी बदली है, चेहरा बदला है और बहुत सारी चीजें बदली हैं, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक तरीका था चुनाव प्रचार का, उसमें भी काफी बदलाव देखने को मिला है। बिल्कुल। और चलिए सीधे ग्वालियर सीट के समीकरणों को ही समझने का प्रयास करते हैं। सीधे रुख करते हैं प्रशंसा का। प्रशंसा। बिल्कुल शुक्रिया जया। तो देखिए मेरे पीछे जो आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये है आलिशान पैलेस जय विलास की तस्वीरें। और अगर बात हो रही है आलिशान पैलेस की, जय विलास पैलेस की, तो बात आप हाई प्रोफाइल सीट की भी कर लेते हैं। गुना की बात करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से देखिए कौन है आमने सामने, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि इस बार गुना से चुनावी समर में। लेकिन खास बात यह है कि पहले 2019 में कांग्रेस की तरफ से इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी बदली। उसके बाद बीजेपी की तरफ से ये पहला मौका है जब चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से राव यादवेंद्र सिंह चुनावी समर में है। दोनों के बीच में ही मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। तो ये बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी, आपको बता दिए कौन है प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से। लेकिन इस बार दिलचस्प मुकाबला है। सियासी समीकरण क्या कहते हैं वो भी आपको बता देते हैं। बोचस पर सिंधिया और मोदी का चेहरा इस बार भारी नजर आ रहा है, क्योंकि गुना लोकसभा सीट पर मोदी फैक्टर के तहत भी चुनाव लड़ा जा रहा है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी ये चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि पिछला चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया हार गए थे, केपी यादव ने उन्हें चुनाव हराया था। ये सीट सिंधिया परिवार की परंपरागत सीट है, इसलिए सिंधिया का दबदबा यहाँ पर माना जा रहा है, उनका पलड़ा इसलिए यहाँ पर भारी माना जा रहा है। हालांकि वोटर्स के मन में क्या है इसके लिए थोड़ा और इंतजार, और वोटर्स किस मुद्दे के तहत वोट करते हैं ये भी चुनावी नतीजे ही बताएंगे। लेकिन यहाँ 19 चुनाव हुए हैं, 14 सिंधिया परिवार ने जीते हैं। अगली सीट भी आपको बताएंगे, लेकिन सीधा रुक करेंगे नेक्स्ट स्टूडियो का वो चीज है। बिल्कुल। तो ये देखिए बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि ग्वालियर गुना ये पारंपरिक सीट सिंधिया परिवार की रही है, क्योंकि यहाँ से विजय राजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ताल ठोकते और जीत भी दर्ज कर चुके हैं यहाँ से एक बार फिर से चुनावी मैदान में। और सीधे आपको गुना लिए चलते हैं, उसके बाद हम राजनीतिक मेहमानों का रुख करेंगे। सूरज हमारे साथ इस वक्त गुना से लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, तस्वीरें जरा दिखाइए।
किस मतदान केंद्र पर। बहुत खूबसूरत तस्वीरें आपके पीछे हम देख पा रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से मतदान केंद्र को सजाया गया है मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए। जल्दी से तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल जय, खासतौर से मतदान केंद्र की बात करें तो आदर्श मतदान केंद्र है और दुल्हन की तरह सजाया गया है। सबसे पहले जब मतदाता पहुंचेंगे तो वेलकम के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। देखिए रंगोली बनाई गई है और जिस तरीके का यहाँ पर सजावट है, लग रहा है मानो कोई मांगलिक कार्य यहाँ पर हो रहा है। और लोग जब पहुंचते हैं तो खासतौर से चंदन और जो फूलों की पंखुड़ियां हैं उनसे उनका स्वागत किया जा रहा है। कोई मतदाता जब यहाँ पर पहुंचता है तो खासतौर से उनको चंदन लगाया जाता है, रोड़ी लगाई जाती है। हम कहते हैं जब शुभ कार्य होता है तो देखिए फर्स्ट टाइम वोटर्स भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो काफी उत्साहित यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। और ये बहुत अनोखा पर्व है कि जब आप मतदान करने पहुंचेंगे, लोकतंत्र को मजबूत करने, तो कहीं ना कहीं उनका स्वागत भी किया जा रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, आप पहली बार वोट कर रहे हैं, क्या चीजें मन में रहती हैं और क्या अपील भी करेंगे जो लोग कई बार हम देखते हैं कि मतदान के दिन छुट्टी मनाकर घर में बैठे रहते हैं? पहली चीज़ तो यही कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंडामेंटल राइट है आपका, राइट टू वोट। तो सबको एक्सरसाइज करना चाहिए। आप अपने पसंद का, अपने चॉइस का कैंडिडेट चुनिए जो आपके लिए काम करे। और घर पे बैठे रहना ज़रूरी नहीं है। यू हैव द चॉइस टू फॉर्म द गवर्नमेंट, तो गो फॉर इट। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आप आए हो ऐसा लग रहा है कि किसी कार्यक्रम में आप आए, आपका स्वागत किया जा रहा है, तो बहुत एक अच्छा फील भी हो रहा है। हाँ, अच्छा तो हो रहा है। देखिए लोगों में भी उत्साह और चेहरे पे मुस्कान भी नजर आ रही है क्योंकि हम देखते हैं कि जब आप किसी मांगलिक कार्य में जाते हैं जैसे शादी वगैरह में, तब आपके साथ इस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन देखिए दुल्हन की तरह सजाया गया है और खास तौर से ये मतदान आदर्श मतदान केंद्र है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को लुभाना है, मतदाता जो अपने मत का प्रयोग करें इसको लेकर। तो देखिए ये भी बहुत अच्छा। आप कहाँ से आए? मैं रहने वाली तो गुनाह की हूँ, बट मैं पढ़ाई अपनी दिल्ली में कर रही हूँ, तो वोटिंग के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। आपने अपने और फ्रेंड्सों से बात की जो खासतौर से कई बार सोचते हैं कि हम बाहर हैं तो कौन वोट डालने जाएगा, एक दिन खराब होगा, समय खराब होगा, लेकिन आप आए हैं क्योंकि आप जानते हैं कि एक वोट की ताकत क्या है? जी बिल्कुल, बट कुछ कभी रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, नहीं जा पाते, बट अगर आप कर सकते हैं, जा सकते हैं तो बिल्कुल जाइए अपने। ये भारत की तस्वीर है और ये बदलते भारत की भी तस्वीर है क्योंकि दिल्ली से वोट करने पहुंचे तो आप समझ सकते हैं एक वोट की कीमत क्या होती है। और धीरे धीरे लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो देखिए सभी का स्वागत भी किया जा रहा है। खासतौर से रोली और फूलों की पंखुड़ी के साथ उनका स्वागत कर वो मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। तो एक अच्छी पहल है क्योंकि मतदान का वोट प्रतिशत बढ़ाना है और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि अलग अलग मतदान केंद्रों पर अलग अलग तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं जो बहुत अच्छे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदान बढ़े। तो बहुत बेहतर तस्वीर है और आदर्श मतदान केंद्र आपको नजर आ रहा है जहां पानी की व्यवस्था भी की गई है और उसके पास कारपेट भी लगाया गया ताकि लोगों को। बिल्कुल सूरज, आप बातचीत जारी रखिए, लेकिन तस्वीरें इस वक्त हम मुंबई से दिखा रहे थे कि महाराष्ट्र में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं रितेश देशमुख और उनका पूरा परिवार यहाँ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचा है। हालांकि बॉलीवुड एक्टर है रितेश देशमुख, लेकिन राजनीति से भी उनका एक कनेक्शन है। दर्शकों को एक बार बता देते हैं कि रितेश देशमुख दिवंगत राजनेता विलासराव देशमुख जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री वो थे और इसीलिए एक तरह से बॉलीवुड के साथ साथ राजनीति से भी गहरा नाता जुड़ाव रितेश देशमुख का रहा है। आप देख सकते हैं उनकी माताजी और उनके भाई की धर्मपत्नी, इसके साथ ही जेनेलिया और रितेश देशमुख दोनों ही इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। आज महाराष्ट्र की सीटों पर भी वोट किए जा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त रितेश देशमुख के पूरे परिवार को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। तो बिल्कुल लगातार सभी फिल्मी हस्तियां हों चाहे राजनीतिक हस्तियां हों, सभी अपने अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं और पल पल की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। निश्चित तौर पर जब बड़ी हस्तियां, बड़े लोग जब मतदान करने के लिए पहुंचते हैं तो काफ़ी लोग उनसे प्रभावित भी होते हैं क्योंकि जब ये लोग वहां तक पहुंच रहे हैं तो निश्चित अगर आप घर पर बैठे हैं तो आप सबसे पहले पोलिंग बूथ पर अपने पास में पहुँचिए और अपने मत का प्रयोग करिए। तो ज़रूरी है, लोकतंत्र का ये पर्व है और यहाँ पर आपके एक मत की आहुति एक मजबूत लोकतंत्र प्रदान करती है। तो निश्चित तौर पर आपको अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। देखिए लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अलग अलग जगह से तस्वीरें भी आ रही हैं। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार मेहमानों से भी हम चर्चा कर रहे थे। शैलेंद्र जी, कांग्रेस को लेकर अगर मुरैना सीट जिस तरह से हमने वहाँ की तस्वीरें दिखाई, तीनों जो प्रत्याशी हैं उनको अभी फिलहाल नज़रबंद कर दिया गया है, क्या यहाँ पर कांग्रेस या बीजेपी दोनों का गणित बसपा बिगाड़ती नजर आ रही है मुरैना में इस बार? देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में हम जो पिछले चुनावों पर नजर डालेंगे तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधी लड़ाई होती है। निश्चित रूप से पिछले चुनाव में अंतर ज्यादा रहा होगा
कुछ चुनाव में लहरें होती हैं, लेकिन इस चुनाव में वो स्थिति नहीं है। मैं अभी जया जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि बड़ा अच्छा प्रश्न उन्होंने सचिन जी से किया था। उस और भी मैं जानना चाहता हूं कि मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ना, तो फिर सांसद की उपलब्धि कहां जाएगी? क्योंकि व्यक्तिगत रूप से अगर जो व्यक्ति है जो सांसद में जाता है, उसका एक दायित्व होता है कि सांसद में सवाल उठाए, सरकार से कुछ काम लेकर आए, व्यक्तिगत रूप से उस क्षेत्र में कुछ विकास करें। अब जो देश के सिनारियों में जो काम होते हैं, चाहे स्वच्छता की आप बात कर रहे हैं, शौचालय की कर रहे थे, पूरे देश में होते हैं वो काम, लेकिन एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की भी बात होती है जहां पर व्यक्ति अपने सामूहिक कार्य के अलावा अपने क्षेत्र के लिए विकास की योजना व्यक्तिगत रूप से लेकर आए। वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, और यही जो सबसे बड़ा कारण है कि रोडमल नागर जी और दिग्विजय सिंह जी के चुनाव में जो चुनाव हुआ, अभी सचिन जी मेरे काबिल दोस्त कह रहे थे कि कहीं वो नहीं था। भैया बताइए कहां पे चुनाव ठीक तरीके से नहीं हुआ? कि अगर दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि हाँ मेरा 2 साल का कार्यकाल बाकी है, पार्टी ने निर्णय लिया तो पहुंचा दिया। सिंधिया जी का भी तो 4 साल का कार्यकाल बाकी था, वहां पे तो आपका सिटिंग एमपी था, वहां पे क्यों नहीं बदला, क्यों बदला आपने? देखिए ये 2 तरह की बातें नहीं होती हैं, डबल स्टैंडर्ड से बात नहीं होती है कि हम जो करेंगे वो ठीक है, आप जो करोगे वो गलत है। ये तो चुनाव लड़ने से मना नहीं किया था। नहीं, ये तो पार्टी का निर्णय होता है। आपने चुनाव लड़ने से मना किया था, तो पार्टी निर्णय लेती किस जगह पे। मैंने बीच में नहीं टोका, जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने आपको नहीं टोका था, फर्क बता रहा हूं। सचिन जी आप बाद में बताइएगा, मैंने जब से चुप रहा 10 मिनट तक, जब बारी आएगी आप बोलिएगा। सर जल्दी से, फिर छत्तीसगढ़ के मेहमान भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि एक बड़े चेहरे के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन जो लोकल इश्यूज होते हैं, काम तो लोकल सांसद। जेनेलिया देशमुख इस वक्त कुछ बोल रही हैं। मैम हिंदी में बताइए, क्या अपील करेंगे अधिक से अधिक संख्या में वोट हो इसलिए? नहीं मतलब ये इम्पोर्टेंट दिन है और वोट करना इम्पोर्टेंट है, तो हर सिटीजन जाके वोट करना ज़रूरी, मुझे लगता है कि ज़रूरी है। चलिए शायद जी जल्दी से। देखिए तो निश्चित रूप से अपनी उपलब्धि होनी चाहिए। मैं विधायक रहा तो मुझे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो इंडिविजुअली जब हम देखेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद जो पूर्व हैं लड़ रहे हैं, उनकी कोई उपलब्धि नहीं है और चुनाव में पूरे कस के मैं सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि वो अपने घर से बाहर निकले और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़रूर जाकर वोट करें। छुट्टियाँ मनाने चले जाते हैं लोग, वोट नहीं करते हैं, वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, पर मुझे लगता है कि कुछ लोगों की तकलीफ़ें भी होती हैं, शायद उन वजह से वोट नहीं कर पाते, लेकिन मुझे लगता है कि उन तकलीफ़ों को दूर करके थोड़ी और मेहनत लेकर हमको वोट करना चाहिए। चलिए तो रितेश और जेनेलिया को आपने सुना, वोट की अपील ही वो करते हुए दिखाई दे रहे थे। सर जल्दी से 10 सेकंड में बात पूरी करिए, फिर छत्तीसगढ़। देखिए चुनाव में हर जो कैंडिडेट होता है उसको अपना परफॉर्मेंस देना चाहिए और निश्चित रूप से पद पे चुनने के बाद वहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो 9 सीटों पे सांसद में से जो रिपीट हुए हैं वो फेल हुए हैं। चलिए ठीक है, छत्तीसगढ़ से जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिव ठाकुर जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। पूर्व में भी हम इस पर चर्चा, मतदान प्रतिशत यहाँ पर भी 2019 की अपेक्षा काफी कम रहा है, इस बार मतदान प्रतिशत बढ़े और उसलिए कांग्रेस की ओर से क्या रणनीति? क्योंकि मध्य प्रदेश के जो हमारे कांग्रेस के मेहमान बैठे हुए हैं, हालांकि ये कहना देखिए भी बहुत मुश्किल है कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो वो किसके फेवर में जाएगा, ज्यादा होता है तो वो किसके फेवर में जाएगा, लेकिन इस कम होते मतदान प्रतिशत को क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी अपने फेवर में देख रही है? बढ़ाने के लिए आप लोगों की ओर से क्या रणनीति अपनाई गई और इन सीटों को जीतने के लिए भी? अरे मतदान को बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश के प्रमुख नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने बैठक की और बूथ में जो बूथ एजेंट हैं, हमारे बूथ प्रभारी हैं, वार्ड अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सारे लोगों को जो है जिम्मेदारी दी गई है कि आप वोटरों को घर से जाके निकालें और दिन भर वोटरों को निकालने के लिए जो भी साधन लगता है, किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिव्यांग है या किसी प्रकार का कोई स्वास्थ्य खराब है, तो उसके लिए जो भी इंतजाम लगता है वो कांग्रेस पार्टी करेगी। और इस प्रकार से पूरे हमारे कांग्रेस के बूथ एजेंट को और जो अनुभाग प्रभारी हैं, सारे लोगों को बोल दिया गया है कि वोटरों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है और कोई भी दिक्कत होगी उसके लिए पार्टी ने वार रूम बना के रखा हुआ है, कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं। लगातार वार रूम के हमारे जो है अध्यक्ष हैं और कंट्रोल रूम के जो अध्यक्ष हैं वो बराबर हर बूथ में, हर मतदान केंद्र में नज़र रखे हुए हैं और लगातार जो है जो सतत संपर्क बनाए हुए हैं और वोट प्रतिशत बिल्कुल ना गिरे उसके लिए पूरा प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। पिछले 2 चरण में जो चुनाव हुए हैं उनमें वोट प्रतिशत कम होने का कारण वही है कि जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार से नाराज है
और वो चलिए अब वो वोट डालने के नाराजगी लिए- है या रुचि नहीं है, ये तो अब 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन उससे पहले चलिए ग्वालियर ले चलते हैं। हमारे सहयोगी उमेश पारासर ग्वालियर हमारे साथ मौजूद हैं। बैतूल से हमारे वरिष्ठ सहयोगी निशांत बिसेन भी मौजूद हैं। उमेश, ग्वालियर की कुछ तस्वीरें दिखाइए, कहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ वहां तक अब तक अपडेट मिल पाया है, कितना मतदान हुआ है? देखिए दिनेश, इस समय मैं खड़ा हूँ मतदान क्रमांक 278 पर, जहां आज ईवीएम मशीन है वो खराब हो चुकी है। यहाँ से उन्होंने दिल्ली की राह पकड़ी थी 1991 में, जब उन्होंने यहाँ से लोकसभा जीता था, इस संसदीय चुनाव को जीता था और उसके बाद दिल्ली वो पहुंचे थे संसद में। वहीं से एक बार फिर से वो दिल्ली जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पूरी तरह से विश्वास है उन्हें कि एक बार फिर से मतदाता उन पर भरोसा जताएंगे, उन्हें यहाँ से जीत दिलाएंगे। और इस वक्त आप देख सकते हैं उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान भी नजर आ रहे हैं। इसके पहले शिवराज जी, उनकी धर्मपत्नी, और देखिए पूरा परिवार नजर आ रहा है इस एक फ्रेम में। वहाँ के जो वोटर्स हैं उनके साथ मौजूद हैं और अपील भी की जा रही है कि वोट आप डालिए। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने देखिए। मतदान करके आप पहुंच चुके हैं। कार्तिक भैया, मोबाइल पीछे, कैमरा पीछे सर, कैमरा पीछे। तो कंधे से कंधा मिलाकर उनका पूरा परिवार लगातार चलता रहा। जब जब चुनाव प्रचार हुए हमने उन्हें हर समय साथ में देखा। कार्तिकेय अपने पिता के लिए, साधना सिंह अपने पति के लिए लगातार प्रचार प्रसार करती मैदान में डटी हुई। तो पूरा विश्वास है कि अपने प्रिय भाई को वहाँ की जो बहनें हैं, वहाँ के जो वोटर्स हैं, वो जीत जरूर दिलाएंगे। फिलहाल विदिशा की तस्वीरें इस वक्त आपके निश्चित तौर पर, और खुद पीएम मोदी भी ये बड़ा संकेत दे चुके हैं कि शिवराज को बड़ी जिम्मेदारी देना है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भाई साहब, आज अभी आपने वोट डाला है जैत में। मेरा सौभाग्य है कि लोकतंत्र के महा उत्सव में मैंने भाग लिया है, अपना वोट डाला है। वोट लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र के प्रति निष्ठा का प्रतीक, और इसलिए हर भाई बहन, बेटे बेटी को वोट जरूर डालना चाहिए। आज मैंने भी मताधिकार का प्रयोग किया है। अब बुधनी छोड़कर आप मतलब मध्य प्रदेश छोड़कर दिल्ली जाने वाले हैं, तो देश में ही मध्य प्रदेश है। पार्टी ने जो भूमिका दी है उसको निभाऊंगा। जो मतदान के उससे क्या लग रहा है इस बार माहौल? लोकतंत्र के प्रति विश्वास, निष्ठा और नरेंद्र मोदी जी के प्रति भक्ति का भाव। भाई साहब, विधानसभा चुनाव आप 1 लाख से ऊपर जीते हो, लोकसभा में कितना का टारगेट है? अब मैं कोई टारगेट वारगेट नहीं, मैं तो जनता का प्रेम प्राप्त कर रहा हूँ, आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ, बाकी जनता तय करेगी। ठीक है। चलिए, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी तक प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसमें नजर आ रहे थे। और अब देखिए किस तरह से उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है, लोगों से भी उन्होंने मत की उम्मीद की है। देखिए, और सीधे जो हमारे सहयोगी हैं वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ग्वालियर में हमारे साथ उमेश पारासर में मौजूद हैं, तो वहीं निशांत हमारे साथ बैतूल से मौजूद है। उमेश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ देखिए दिनेश, जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि मतदान के लिए सरकार ने तमाम जो है उपाय, जागरूकता अभियान चलाए थे और लोग मतदान केंद्रों पर भी पहुंच रहे हैं। लेकिन जो है मतदान केंद्र 278 है, वहां पर ईवीएम खराब हो गई है और तकरीबन आधे घंटे से लोग हैं वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कितनी देर हो गई सर? सर कम से कम 1-1.5 घंटे से खड़े हैं। काफ़ी लोग हमारे घर के ही चले गए हैं और काफ़ी ये सब परेशान हो रहे हैं और यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या शिकायत की है कि मशीन सब कर दी है, 1.5 घंटे से शिकायत कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो देखिए दिनेश, पहले मैं आपको एक तस्वीरें भी बताऊंगा। देखिए 2 लाइनें बनी हुई हैं जिसमें उमेश, थोड़ा सा ये क्षेत्र और जगह क्या है वो भी थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि किसका ये प्रभाव वाला क्षेत्र है, क्या है, आखिर क्यों दिक्कत आ रही है। 1 घंटा हो चुका है तो मशीन सही क्यों नहीं हुई है? देखिए ये चंद्रवदनी नाका इलाका है और जहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, मतदान करने पहुँचे हैं। और जो है क्षेत्र भी अगर बात की जाए तो बीजेपी के जो प्रभाव वाला ये क्षेत्र बताया जा रहा है और लोगों में उत्साह भी इसको लेकर है। ऐसा नहीं है कि सुबह से ही लोग लाइन में लगे हैं, लेकिन चूंकि मशीन खराब हो गई है इसीलिए लोगों को परेशानी होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से सरकार लगातार अपील कर रही है लोगों से और उसका असर भी देखने को मिल रहा है, लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं। ऐसे हमने तमाम मतदान केंद्र देखे हैं जहाँ बड़ी बड़ी लाइनें बनी है और यहाँ पर भी लाइनें हैं। उमेश, जल्दी से ये बताइए कि कब तक मशीन को ठीक किया जाएगा, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम 1 से 1.5 घंटे से परेशान हो रहे हैं, हमारे परिवार के सदस्य बिना वोट डाले चले गए, तो ये चिंता
चिंताजनक बात है। कब तक दुरुस्त होंगी मशीनें? अब बिल्कुल देखिए, जो अंदर जो अधिकारी बैठे हैं उन्होंने कलेक्टर को सूचना दी है और कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि जल्दी दूसरी मशीन आ जाएगी और उसके बाद मतदान एक बार फिर शुरू हो जाएगा और जो सारी लाइन है उसमें धीरे धीरे मतदान प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी पूरी तरह से मतदान प्रक्रिया रुकी हुई है, अभी मतदान नहीं हो रहा है और यही वजह कि कुछ इसमें बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, वो अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं, लेकिन उनका कहना साफ तौर पर यही है कि देरी अधिक हो गई है, इसीलिए उनको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर जल्दी ईवीएम मशीन दूसरी नहीं आई तो निश्चित तौर पर ये भी लग रहा है कि यहाँ से जो मतदान करने आए वो भी बाहर निकल जाए। निश्चित तौर पर हमेशा बातचीत करते रहिए, लेकिन बैतूल का रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ निशान जी भी जुड़े हुए हैं। निशान जी, बैतूल में इस वक्त आप मौजूद हैं और ये कहा जाता है कि बैतूल में बीजेपी का संगठन काफी मजबूत है। एक बार फिर से जो सिटिंग एमपी हैं उनको मैदान में यहाँ से उतारा गया है और कितना कठिन या कितनी चुनौती कांग्रेस के सामने सीट पर, समीकरण भी जरा हमारे दर्शकों को समझाइएगा कि क्या माहौल आपने जमीन पर देखा है, क्या यहाँ पर स्थानीय मुद्दे हावी हैं या यहाँ भी मोदी लहर आपको दिखाई दे रही है? और इसके साथ ही क्या आप किसी मतदान केंद्र पर भी अगर मौजूद हो तो वहां के मतदाताओं से भी बात करिएगा सर। जी बिल्कुल, बैतूल लोकसभा क्षेत्र एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें बैतूल ज़िले की 5 विधानसभा सीटें, इसके अलावा हरदा ज़िले की 2 विधानसभा सीटें और एक खंडवा ज़िले की विधानसभा सीट है। यानी एक बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, बड़े यहाँ के मुद्दे हैं। लगभग 3 दशक से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है, बावजूद इसके यहाँ पर विकास उस तरीके से ज़मीन पर नहीं उतर पाया है जिसकी उम्मीद की जानी चाहिए। उद्योग धंधों की रफ्तार यहाँ पर कमज़ोर है और काफ़ी हद तक जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। आज जब लगातार मैं मतदान केंद्रों में गया तो मैंने देखा कि वोटिंग काफ़ी स्लो यहाँ पर चल रही है, बहुत आपाधापी नहीं है और बड़े इत्मीनान से लोग मतदान कर रहे हैं। सुबह हमने बीजेपी प्रत्याशी दुर्गादास उइके और उनके परिवार से भी बात की। रामू टेकाम भी यहाँ से काफ़ी दूरस्थ अपने ग्रामीण अंचल जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं वहाँ पर उन्होंने वोट डाला है। मैं इस वक्त बैतूल के पीजी कॉलेज में स्थित मतदान केंद्र में भी मौजूद हूँ। बड़ी संख्या में यहाँ पर जैसे जैसे लोग निकलते जा रहे हैं उनसे मैं समझने की कोशिश करता हूँ। वोटिंग को लेकर कितना उत्साह है सर? उत्साह तो है सर, पर अभी जैसे जैसे गर्मी का टाइम है तो उसके लिए मतलब सुबह से धीरे धीरे चालू हो जाएगा, मतलब से सुबह से चालू है, वैसे वोटिंग अच्छी हो रही है। आप युवा हैं, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? सांसद एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, तो हालांकि एसटी आरक्षित ये सीट है, लेकिन आप अपने सांसद को किस तरीके से देखते हैं? सर सांसद जो है, कहने का मतलब ये है कि अपनी जो बीजेपी पार्टी है, प्रत्याशी भी अच्छे हैं, सब कुछ है, बस ये है कि अगर अपन, कहने का मतलब ये है कि अगर वैसे तो उन्होंने 5 साल में काफ़ी काम किया और अगर ऐसे ही काम करते रहे, अपनी भी अपेक्षा यही है कि भाई इसी तरह वो आगे भी अपना साथ देते रहे पब्लिक का और काम करते रहे, पब्लिक की भी सुनते रहे। बिल्कुल, मैं चाहूँगा मतदान केंद्र का भी मुआयना करवाएं मेरे सहयोगी। आप देख सकते हैं मतदान केंद्र क्रमांक 120 है बैतूल शहर का और युवा वोटर भी यहाँ पर हैं, महिलाएं भी हैं और बैतूल को लेकर एक विज़न सभी देखते हैं। ये जो कतार में खड़े लोग हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। आप वोटिंग को लेकर किस तरीके की अपील करना चाहेंगे? इस वक्त आप लाइव हैं चैनल पर। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट देने आए यही अपील रहेगी और क्या है। मैं कोशिश करूंगा महिला जो हैं और बिल्कुल निशान जी, आप बातचीत को जारी रखिए, लेकिन दर्शकों तक हम कुछ तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती, क्योंकि तमाम जो बुजुर्ग हैं या जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और ये बात बिल्कुल सही है। देखिए आप एक दिव्यांग मतदाता व्हील चेयर पर बैठकर समझते हैं कि कितनी जरूरी है आज उनकी भागीदारी, लोकतंत्र के इस महापर्व में आहुति देना और एक एक वोट बहुत जरूरी होता है। एक वोट से सरकारें गिर भी जाती हैं और बन भी जाती हैं, लेकिन मतदाता शायद इसे समझ नहीं पाते हैं। जो लोग घरों में बैठे हैं उनसे अपील यही करेंगे कि इन तस्वीरों को देखिए और बहुत देर नहीं लगेगी, 5 से 10 मिनट का काम होता है। आप आइए, अपने मत का प्रयोग करिए और ये खूबसूरत तस्वीरों के साथ इस वक्त देखिए आप यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। जशपुर से, छत्तीसगढ़ से तस्वीरें आप देख रहे थे। मेहमान भी हमारे साथ राजनीतिक इस वक्त जुड़े हैं, आगे भी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन 1.5 घंटे का समय करीब करीब बीत चुका और एक बार फिर से आपसे ये अपील करेंगे कि अपने घरों से बाहर निकलिए, अपने मत का प्रयोग करिए और बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।